चैप्टर नंबर 6 की थ्योरी को कंटिन्यू, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नेचुरल सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने शुरू किए थे और उसमें नेचुरल गैस के बारे में आपसे बात हो गई थी और कोल के बारे में बात हमने शुरू की थी। सो मैंने आपसे कहा था कि कोल इज अ मिक्सचर एंड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम दैट मिक्सचर we usually do destructive distillation। तो अगर पहले ये बता दिया जाए कि what is destructive distillation तो फिर बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये exactly वो जगह है जहाँ पर पिछला पीरियड हमने फिनिश किया था। मैंने आपसे कहा था कोल एक सॉलिड है जो ज़मीन से निकलता है, जिसके बारे में साइंस की जो थ्योरी है वो ये है कि इट इज़ द रेजिड्यू ऑफ द ओल्ड लिविंग बींग्स, जो कि ज़मीन में थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक डंप रहने के बाद अब इस हालत में आ गए हैं। तो सॉलिड है और इसमें इसलिए सॉलिड है कि ये है तो मिक्सचर बहुत सारे कंपाउंड्स का, और उस मिक्सचर में ज़्यादा मास सॉलिड कंपाउंड्स का है और इसमें थोड़े बहुत लिक्विड और गैसियस कंपाउंड भी हैं जो इस सॉलिड में एब्जॉर्ब हुए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब अलग हों तो हम जो प्रोसेस करते हैं वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। अलग क्यों करना चाहते हैं भाई? मतलब ही दुनिया है, कोई काम फ़ायदे के बगैर हम सोचते नहीं। बात ये है कि हमें ये पता चला कि अगर आप कोल को बगैर किसी प्रोसेसिंग के ऐसे ही डायरेक्ट इस्तेमाल करें एज अ फ्यूल, जैसे आप पुराने ज़माने के लोग कर लेते थे, तो उसमें नुकसान ये है कि आप उतनी एनर्जी नहीं हासिल कर पाएंगे जितनी सफाई कर लेने के बाद कर लेंगे, नंबर 1। और दूसरा ये कि ऐसी सूरत में कोल को जलाने से कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस भी एयर में जाएंगी जो सेहत और एनवायरनमेंट के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं। तो क्यों ना हम कोल में के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करें और कोल में मौजूद वो कंपाउंड जो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं वो अलग हो जाएं, और जो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते, जिनका जलाना एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक है, वो अलग कर लें ताकि हम हार्मलेस तरीके से कोल से एनर्जी हासिल कर सकें। और वो जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती, वो बेकार नहीं होती, वो किसी और काम में आ जाती हैं। इस तरह अगर मैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके कोल में मौजूद मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को अलहदा कर दूं तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से हर सब्सटेंस से फ़ायदा उठा सकूंगा, और अगर वो एज ए कोल इस्तेमाल होगा तो मैं उससे वैसे फ़ायदा नहीं उठा सकूँगा। तो सीधी सी बात यह है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद जो चीज़ें मुझे मिलेंगी वो मुझे ज़्यादा इकोनॉमिकली फ़ायदा देंगी, मेरा खर्चा भी निकल आएगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का और मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, बनिस्बत इसके कि मैं सिर्फ कोल को डायरेक्ट यूज़ करूँ तो वो मेरे लिए इतना फ्रूटफुल नहीं होगा। तो आइए देखें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन असल में क्या है। इट्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग in the presence of in the presence नहीं है, in the absence of strong heating in the absence of air due to which components of mixture are separated according to their melting and boiling point। किसी भी मिक्सचर को ऑक्सीजन की एब्सेंस में बहुत ज़्यादा हीट करना, जिसकी वजह से उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो अपने डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की वजह से मिक्सचर से अलग हो जाए। नॉर्मली जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं
तो होता ये है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में जो कंपोनेंट्स हैं हमारे सॉलिड के, वो अपनी फिजिकल स्टेट के बेस पर अलग होते हैं। यानी उसमें जितने भी कंपाउंड सॉलिड होते हैं वो एक तरफ, जितने भी कंपाउंड लिक्विड होते हैं वो एक तरफ, और जितने भी कंपाउंड गैस होते हैं वो एक तरफ। तो गोया मैं ये कहना चाहता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस हम कोल में मौजूद जितने भी कंपाउंड्स हैं सबको अलग अलग नहीं करते हैं, बल्कि उनके 3 ग्रुप्स बना लेते हैं। कोल में जितने सॉलिड कंपाउंड हैं वो एक तरफ, जितने लिक्विड कंपाउंड्स हैं वो एक तरफ, और जितने गैसियस कंपाउंड हैं वो एक तरफ। तो ये 3 फिजिकल स्टेट्स की बेस पर अलग हो जाते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, कोल से जितनी गैसेस कोल में जितनी भी गैसेस थी वो हमें मिल गई। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ये देखेंगे फिर कि क्या ये गैसेस जो कोल से हमें मिली हैं इनके मिक्सचर को मजीद सेपरेट करने का कोई फायदा होगा, या ये मिक्सचर जो हमें फायदा दे रहा है सेपरेट होने के बाद भी ये हमें वही फायदा देगा। तो क्या जरूरत है सेपरेट करने की। फिर जो लिक्विड मिक्सचर हमें मिला है हम उस पर भी यही गौर करेंगे, क्या ये लिक्विड मिक्सचर हमारे लिए फायदेमंद है, या अगर हमने इस लिक्विड मिक्सचर के सारे कंपाउंड्स अलग कर दिए तब हमें फायदा होगा ज्यादा। तो जहां फायदा ज्यादा नजर आएगा वो काम करेंगे। और ये बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें इससे जो गैसेस मिलती हैं वो कहलाती हैं कोल गैसेस। ये गैसेस बेहतरीन फ्यूल है, बिल्कुल नेचुरल गैस की तरह। इसलिए अगर हम इसमें मजीद सेपरेशन करके ये कहें कि हर गैस को अलग अलग कर दो तो सिवाय खर्चे के और कुछ नहीं होगा। जो फायदा मिक्सचर ऑफ गैसेस एज ए फ्यूल दे रही हैं वही हमें उस वक्त भी मिलेगा जब वो गैसेस अलग हो जाएंगी, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो खामखाई में खर्चा क्यों करें। तो हम कोल से हासिल होने वाली गैसेस, जिन्हें कोल गैसेस कहते हैं, उन्हें एज इट इज फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, उन्हें मजीद सेपरेट करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, जो लिक्विड हासिल होता है कोल से वो बड़ा गाढ़ा सा विस्कस सा लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का, वो कहलाता है तारकोल या कोल तार। अक्सर आप लोगों ने देखा हो जब किसी इलाके में सड़क बनती है तो वो डामर कहलाता है, काला काला लिक्विड जो हम सड़कों को, पत्थरों को लेवल करने के लिए उसमें डालते हैं। ये कोल तार जो है ये बहुत सारे लिक्विड्स का मिक्सचर है, और इसका वाहिद इस्तेमाल यही है कि ये लेवलिंग ऑफ रोड में इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर आपने कहा इसको हम जलाएं तो इसमें बहुत ही जहरीली गैसेस निकलती हैं, तो ये अच्छा फ्यूल के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन अब लालच ये मिली कि अगर आप इस कोल तार में मौजूद जो लिक्विड्स हैं उन्हें फर्दर सेपरेट करें तो एक एक लिक्विड आपको बड़े मजे का फायदा देगा और बहुत जबरदस्त फायदा देगा। तो इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, कोल तार एज अ मिक्सचर इतना बेनिफिशियल नहीं है जितना कि उसके सेपरेट कंपोनेंट्स होंगे। तो क्या करेंगे, अब कोल तार की मजीद सेपरेशन करते हैं ताकि उसमें से एक एक कंपाउंड अलग हो जाए, ताकि हम उससे और अच्छी तरह फायदा उठाएं। कोल गैस में सेपरेशन नहीं करते क्योंकि उसमें जरूरत फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फायदा ही नहीं होगा। तार कोल में होगा या कोल तार में होगा तो वहां करते हैं। तो ये सारा खेल ही इस बात का है कि हम जिस चीज में हमें लगे कि उससे हमें ज्यादा फायदा होगा हम वो काम करेंगे, और जिसमें हमें लगेगा नहीं वो नहीं करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ आपके सामने डेफिनेशन लिखी है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, जस्ट बताने की खातिर कि इज अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर ड्यू टू व्हिच द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस। तो अब हम आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स बता रहे हैं कि जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल की तो हमें क्या मिलता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, दिस इज बाइटुमिनस कोल, ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही आप इस सॉलिड मिक्सचर को गर्म करते हैं तो भाई सीधी सी बात है, इसमें जो गैसेस एब्जॉर्ब हुई होंगी वो हीट करने पर इस सॉलिड में से बाहर निकल आएंगी। आप उन गैसेस को कलेक्ट कर लीजिए, वो गैसेस कहलाएंगी कोल गैसेस। तो गैसियस प्रोडक्ट हमारा क्या निकलेगा, कोल गैसेस। इन कोल गैसेस में मेनली वही गैसेस हैं जो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो नेचुरल गैस में होती हैं। बट ऑब्वियसली नेचुरल गैस की कंपोजिशन ये थी कि उसमें मीथेन तो बहुत ही डोमिनेटेड था 94%। यहाँ ऐसा नहीं होगा, जो हम मुख्तलिफ सोर्सेज के कोल लेते हैं उनमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या अगर और भी कोई हाइड्रोकार्बन गैस है उनकी अलग अलग प्रोपोर्शन हो सकती है जो कि फिक्स नहीं है। लेकिन ये तय है कि वो सब की सब बेहतरीन फ्यूल है, एज अ मिक्सचर भी और एज ए प्योर कंपाउंड भी। तो अगर वो हमें मिक्सचर की सूरत में मिल रही है तो हमें क्या जरूरत पड़ी मजीद मेहनत करने की, हम एज इट इज उसे फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। तो कोल गैसेस निकलती हैं यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है।
दूसरे नंबर पर जैसे मैंने कहा लिक्विड प्रोडक्ट मिलेगा, और ये बड़ा ही गाढ़ा सा लिक्विड है, विस्कस लिक्विड, जिसको हम कहते हैं कोल तार। मैंने आपसे कहा ये डामर भी कहलाता है, तारकोल भी कहलाता है। तो इसका हिसाब अभी अभी बता दिया कि ये एज ए कोल तार भी थोड़ा बहुत फायदा देता है। वो फायदा मैंने आपको बता दिया। पूरी दुनिया में तारकोल की बनी हुई सड़कें चल रही हैं। अब पत्थर बिछाते हैं पहले और उसके ऊपर तारकोल डालते हैं ताकि वो पत्थर एक दूसरे से स्टिक रहें और एक स्मूथ सरफेस हमें मिल सके। ये एक फायदा बहुत अच्छा है जरूर, लेकिन अगर हम कोल तार में जितने भी लिक्विड्स मिक्सचर की सूरत में हैं, अगर उनकी मजीद सेपरेशन करें तो हमें बहुत ही वैल्यूएबल किस्म के कंपाउंड मिलते हैं। इसलिए प्रैक्टिकली कोल तार एज कोल तार भी इस्तेमाल होता है फॉर लेवलिंग ऑफ रोड्स, और कोल तार की फर्दर सेपरेशन करके उससे हम बहुत ही जबरदस्त किस्म के कंपाउंड हासिल करते हैं। तो वो टेक्निक जिससे हमें लिक्विड मिक्सचर के से हम उसके कंपाउंड्स को अलग करते हैं, वो कहलाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वो क्या होती है ये हम तफसील से बताते हैं, आगे हमारा टॉपिक है। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि विस्कस लिक्विड जो कि कोल तार है, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम बहुत से वैल्यूएबल कंपाउंड हासिल करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स, और उन बहुत सारे वैल्यूएबल कंपाउंड में सबसे मशहूर कंपाउंड है बेंजीन। याद आ गया? नॉमेनक्लेचर में इसको बड़ी वीआईपी हमने इंपॉर्टेंस दी थी, तो ये दूसरी दफा उसको वीआईपी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, खास तौर पर बता रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे और भी चीजें मिलती हैं, कोई एक लिक्विड थोड़ी है कोल तार में, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक है बेंजीन। और ये बेंजीन जो है इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बहुत ही मल्टीपल किस्म के यूजेस में इस्तेमाल होता है। बेंजीन एज बेंजीन तो इतनी सारी जगहों पे नहीं इस्तेमाल हो रहा होगा, लेकिन बेंजीन की मदद से जो उसके डेरिवेटिव्स या कंपाउंड्स बनाए जाते हैं वो समझ लीजिए कि हर फील्ड में यूज हो रहे हैं, हर टाइप की इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। तो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। तो इसकी तफसीलात क्योंकि आगे आनी है, तो फिलहाल सिर्फ ये एक ही लाइन लिख रहे हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी ये ना समझे मैंने सिर्फ एक लाइन लिखकर फारिग कर दिया, ये अगले टॉपिक में मैंने इसी पर तफसील से बात करनी है, तो इधर इतना ही काफी है। और तीसरी क्या चीज बच गई भाई? गैस भी मिल गया, लिक्विड भी मिल गया, तो अब बचेगा सॉलिड। तो ये जो सॉलिड मटेरियल हमें मिलता है, ये आखिर में जो बच जाता है सॉलिड, जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को हीट करते हैं उस वक्त तक हीट करते रहते हैं जब तक उसमें से चीजें बॉयल होकर या वेपर की फेज में अलग होना बंद नहीं हो जाती। जब सारी गैसेस अलग हो गई उसके बाद आपने हीट किया तो उसमें जितने लिक्विड्स थे वो बॉयल होकर वेपर्स बनाते हैं, वो अलग हो गए, तो पीछे जो सॉलिड बच जाता है वो है कोक, जिसको आप कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। और बताना तो नहीं चाहिए, याद होना चाहिए आपको कि ऐसा ही एक कोक आपने उस वक्त भी हासिल किया था जब आपने चैप्टर 2 में हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन में कहा था कि हमें हाइड्रोजन के साथ कोक मिलता है विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। और वहाँ मैंने तफसील भी लिख दी थी कि ये कहाँ कहाँ इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल ये कि ये एक बहुत ज़बरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है, और फिर हर ब्लैक कलर की चीज़ बनाने में इस्तेमाल होता है, चाहे वो ब्लैक पेंट हो, ब्लैक इंक हो, शू पॉलिश हो, ऐसी तमाम चीज़ों में। तो ये भी एक वैल्यूएबल चीज़ होगी। तो क्या मतलब हुआ? हमारी बात पूरी समझ में आ गई। कोल अगर ऐसे कोल ही रहता और उसके साथ ये प्रोसेस ना करते तो ये इतना फायदा नहीं देता, लेकिन अब इससे इसके कंपोनेंट्स अलग करने से हमें फ्यूल भी मिल गए, हमें बहुत इंपॉर्टेंट बेंजीन टाइप के कंपाउंड भी मिल गए, और हमें कोक भी मिल गया। तो इसलिए हम कोल की फ्रैक्शन फिक्सेशन करके उससे ये सारी वैल्यूएबल चीजें हासिल करते हैं। तो ये दो बातें हो गई। इन दोनों बातों से हमने सिर्फ और सिर्फ ये जहन में रखना है कि जितना स्टफ लिखाया गया है बस यही काम का है, और ये आज तक नहीं हो सका ऐसा कुछ भी, लेकिन अगर हुआ भी तो इसमें से कोई एमसीक्यू आ गया तो आ गया। अब इस टॉपिक में जो तीसरा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम, रिलेटिवली ये है वो हिस्सा जिसके लिए आप कहें कि एग्जाम में आया तो इसमें से भी बहुत ही कम है, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ छोटा मोटा सवाल बन सकता है। तो ये अब इस पर बात करते हैं। पेट्रोलियम को हम कहते हैं रॉक ऑयल। ये है फॉसिल फ्यूल का लिक्विड कंपोनेंट, यानी
ज़मीन से जो फॉसिल फ्यूल हमें निकलते हैं उसमें जो लिक्विड फेस निकलता है वो पेट्रोलियम है, इसी से पेट्रोल का लफ्ज़ निकला है। लेकिन ये जहन में रहे कि पेट्रोलियम बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर है, इट्स नॉट अ प्योर कंपाउंड। और वो सारे कंपाउंड जो इसमें मौजूद हैं उनकी तादाद 100-200 के करीब बनती है। अच्छा, अब हर एक अपनी अपनी जगह पर कोई ना कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज रखता है। इन सब के मिलने से जो पेट्रोलियम बना है वो इंतहाई बेकार चीज़ बनती है। हम इसका तारुफ ही बाज़ औक़ात ये करते हैं कि ये है वर्थलेस मिक्सचर ऑफ वर्थफुल सब्सटेंसेस। यानी बहुत ही काम की चीज़ों का बहुत ही बेकार मिक्सचर। वर्थफुल सब्सटेंसेस यानी इसमें मौजूद हर कंपाउंड अगर प्योर हालत में आपके पास हो तो आप उससे काउंटलेस फ़ायदे उठा सकते हैं। लेकिन ये सारों के मिलने से जो मिक्सचर बन जाता है वो किसी काम का नहीं है। तो ज़मीन से ये ब्लैक कलर का गाढ़ा सा लिक्विड निकलता है जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। एश पेट्रोलियम बगैर किसी ट्रीटमेंट के अगर आप इस पेट्रोलियम को किसी भी काम में इस्तेमाल करना चाहें नहीं कर सकते। तो आप सुनते हैं ना कि अरब कंट्रीज में तेल निकल आया, बिल्कुल निकल आया, और जितना उधर से निकला उतना पाकिस्तान से भी निकल आया। लेकिन अब वो जो ज़मीन से आप ड्रिलिंग करके निकाल रहे हैं बाहर, वो किसी काम का नहीं है। अगर आप कहें मैं उसे जलाऊं तो उससे इतनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस बनेंगी, धुआं ऐसा धुआं बनेगा कि जो भी आसपास आदमी होगा वो या लिविंग बीइंग होगा वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है एस ज़मीन से जैसे ही निकला ये काले रंग का लिक्विड, आप इसे ना फ्यूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं ना किसी और काम से। तो ये बेकार चीज़ है। ये काम की चीज़ कब बनेगी? जब आप इसमें इसके अंदर मौजूद इस वैल्यूएबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करेंगे। और इस काम के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं वो कहलाता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की सफाई। और ये रिफाइनिंग जिस टेक्निक के ज़रिए की जाती है वो कहलाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये जो मैंने पीछे लफ्ज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया और कुछ नहीं बताया, वो इसीलिए कि असल में यहाँ तफसील से बताएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम किसी भी ऐसे मिक्सचर में जो लिक्विड्स का मिक्सचर हो उसके लिक्विड्स को अलहदा करते हैं। ठीक है, तो अब वो कैसे करते हैं और क्या डिटेल है ये अब आपसे शेयर करूंगा। एमन आगा क्या पूछना चाह रही है बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर, जी मुझे ये एमन, पूछना था कि हम जो पेट्रोलियम जेली लगाते हैं, यूज़ करते हैं फॉर आवर लिप्स एंड स्टफ बेटा आपकी मॉइस्चराइज करने आवाज़ के बिल्कुल लिए। नहीं आ रही है। सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बोलिए। सर, मैं ये पूछ रही थी जो पेट्रोलियम जेली हम यूज़ करते हैं मॉइस्चराइज करने के लिए, वो इसी से बनती है? जी बिल्कुल, अभी आगे आएगी, फिक्र मत कीजिए। पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम जेली को 150 के करीब प्रोडक्ट हैं पेट्रोलियम के, सब आएंगे, फिक्र नहीं कीजिए। ठीक है, अच्छा। अब आपने अक्सर सुना होगा पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर का नाम है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। तो इससे मुराद ही यही है कि वो सारे सब्सटेंसेस जिन्हें पेट्रोलियम की मदद से हासिल किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो पेट्रोलियम के अंदर होती हैं, जब हम ये सेपरेशन करेंगे तो हमें मिल जाती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेट्रोलियम से जो चीज़ें हमें मिलती हैं हम उनकी मदद से बना लेते हैं, वो सारे के सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आते हैं। ठीक है, एनएडी में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के नाम से पूरी सेपरेट इंजीनियरिंग की फील्ड है। तो इट्स अ बिग थिंग, जो एक टॉपिक है लेकिन इट्स अ बिग थिंग। तो खैर हम जितना हमारी रेंज में है वो पढ़ेंगे।
तो ये तो मैंने ऐसी तारुफ के तौर पर एक सेंटेंस लिखा, वर्थलेस मिक्सचर ऑफ वर्थफुल सब्सटेंसेस। तो पेट्रोलियम के बारे में हम यहाँ ये लिखेंगे कि पेट्रोलियम इज द लिक्विड मिक्सचर of many compounds. In order to separate different components in petroleum, its refining is done by fractional distillation. तो चूंकि पेट्रोलियम बहुत सारे कंपाउंड्स का लिक्विड मिक्सचर है, तो इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं, सफाई करते हैं, और वो करते हैं जिस टेक्निक से, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब ये एक सब हेडिंग हो गई हमारी, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, वह काम ये आता है कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स मिक्सचर की हालत में मौजूद हो और आप चाहें कि वो अलग हो जाएं, तो द टेक्निक यूज इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले उस लिक्विड मिक्सचर को इतना गर्म करते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर गैस में चेंज हो जाए। तो हम उसे लिक्विड मिक्सचर से गैसियस मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू बॉयल द मिक्सचर till every component in the mixture get boiled and convert into vapors. तो पेट्रोलियम में जितने भी कंपाउंड हैं, याद रहे ये लिक्विड स्टेट में ज़रूर है, लेकिन ये मिक्सचर है लिक्विड, सॉलिड और गैसियस कंपाउंड का। जैसे मैंने कोल में कहा था कि उसकी ओवरऑल स्टेट सॉलिड है, क्योंकि ज़्यादातर कंपाउंड्स जो कोल में मौजूद हैं वो सॉलिड हैं, उनमें कुछ तादाद में लिक्विड और गैसेस भी हैं जो उस सॉलिड में एब्जॉर्ब हुई हुई हैं। इसी तरह यहाँ आपसे कह रहे हैं कि पेट्रोलियम इज ओवरऑल लिक्विड बिकॉज इसमें ज़्यादा मास उन कंपाउंड्स का है जो लिक्विड स्टेट में है। तो अब वो लिक्विड कंपाउंड्स में कुछ सॉलिड डिसॉल्व हुए हुए हैं, कुछ गैसेस डिसॉल्व हुई हुई हैं। इस तरह प्रैक्टिकली पेट्रोलियम में लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों स्टेट्स के कंपाउंड्स मौजूद होंगे। कैसे अलग करें? तो हम इन्हें सबसे पहले हीट करते हैं, इतनी देर तक हीट करते हैं कि इसके अंदर मौजूद तमाम चीज़ें वेपर स्टेट में आ जाएं। तो अब हमारे पास पेट्रोलियम के वेपर्स होंगे, और ऐसा करने के लिए आपको पेट्रोलियम को तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना होगा। ये वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पर पेट्रोलियम में मौजूद सारे कंपाउंड्स वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब मेरे पास वेपर्स का मिक्सचर है, मैं इन वेपर्स के मिक्सचर को फिर एक बहुत ऊंचे टावर में ट्रांसफ़र करता हूँ। कुछ इस किस्म का अहवाल बनता है अगर ऐसी रफ सी डायग्राम बनाए कि सबसे पहले ज़मीन से जो आपने पेट्रोलियम ड्रिलिंग करके निकाला है, काले रंग का गाढ़ा सा लिक्विड, उसको हम एक इलेक्ट्रिकल फर्नेस में, बिजली से चलने वाली भट्टी, उसमें डालते हैं और तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं। तो पेट्रोलियम लिक्विड से गैसियस मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो पेट्रोलियम के वेपर्स हैं, हम इन वेपर्स को फिर मुंतकिल करते हैं एक बहुत ही ऊंचे टॉल टावर में। ये टावर कहलाता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग टावर या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। प्रैक्टिकली ये इतना बड़ा है जितना
हमारे शहर में अब जगह जगह, खास तौर पर जहाँ हमारा सेंटर खालिद बिन वलीद रोड के पास था, तो 15-15 मंजिला इमारतें खड़ी हुई हैं, फ्लैट्स वगैरह, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी डायमेंशन का ये टावर होता है। ऊंचाई में ज़रा और भी ऊंचा हो सकता है, लेकिन चौड़ाई में इतना ही। तो वो तो फ्लैट्स हैं, ये हॉलो होता है बीच में से। तो अब ये समझ लीजिए उतनी बड़ी टॉल बिल्डिंग है। तो इसके बॉटम से हम पेट्रोलियम के वेपर्स को अंदर दाखिल करते हैं, तो बॉटम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट वही होता है जो फर्नेस का था, 450। लेकिन अब आप खुद सोचिए, ये ग्राउंड फ्लोर है जिसमें 450 है जैसे, और ये ऊपर पूरा खाली है, तो गैसेस तो दे ऑक्यूपाई ऑल दी अवेलेबल स्पेस, तो ये वेपर्स तेजी से राइज करेंगे ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ राइज करेंगे तो जो टेम्परेचर बॉटम पर है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वी विल बी अवे फ्रॉम दी सोर्स ऑफ हीट, तो हमारा टेम्परेचर कम होगा। ये बेशक इस जगह पर, जिसे आप फर्ज कर लें ग्राउंड फ्लोर बन रहा है इस टावर का, वो 450 है, हम इतना ऊंचा आ जाएंगे, फर्ज कर लीजिए 2 फ्लोर तय कर लिए, तो अब यहाँ आकर ज़रा टेम्परेचर कम हो जाएगा 400, थोड़े से और ऊपर आए तो 350, थोड़ा सा और ऊपर आए तो 300। इट मीन्स एट डिफरेंट हाइट्स ऑफ द टावर देयर विल बी डिफरेंट टेम्परेचर। तो पूरी टावर में टेम्परेचर जोन्स बन गए हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता जा रहा है, और बिल्कुल टॉप पर रूम टेम्परेचर है, ये वाला हिसाब है। तो अब हमारी लॉजिक ये है कि जब ये वेपर्स इस बॉटम वाले रीजन से ऊपर की तरफ उठते हैं, तो इसमें कोई ना कोई कंपाउंड तो ऐसा होगा ना जिसका बॉइलिंग पॉइंट 400 से ज़्यादा होगा और 450 से कम, यानी इन दोनों के बीच में होगा। फर्ज कर लीजिए एक कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट 410 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर, जैसे ही गैसेस ऊपर उठेंगी और टेम्परेचर 450 से कम होगा, जैसे ही टेम्परेचर 410 से कम होगा, वो लिक्विड दोबारा से, वो कंपाउंड दोबारा से लिक्विड बन जाएगा। जब वो दोबारा से लिक्विड बन जाएगा, यानी वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड की हाइट पर तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो लिक्विड है, और लिक्विड थोड़ी ऊपर उड़ जाएगा, लिक्विड तो वापस नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा उसे दोबारा टेम्परेचर मिलेगा, फिर वो वेपराइज होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। एक तरह से वो और उस तरह के सारे वो कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट 400 और 450 के बीच में है, वो सारे कंपाउंड इस हिस्से में ट्रैप हो जाएंगे। वो ना इस हाइट से ऊपर जा सकते हैं ना नीचे। तो वो सारे कंपाउंड जिनकी बॉइलिंग रेंज 4 से 450 के बीच में है, वो प्रैक्टिकली इस रीजन में होंगे। जिनका बॉइलिंग पॉइंट 400 से 350 के दरमियान में, वो प्रैक्टिकली इस रीजन में होंगे। 350 से 300 वाले इस रीजन में होंगे। तो हमने क्या सेटअप रखा होता है, यहाँ एक आउटलेट होती है और उसके बाहर एक तरह से एक शेल्फ बना हुआ होता है या कंटेनर। तो हम क्या करते हैं, ये आउटलेट यहाँ से ओपन कर देते हैं। तो जब ये यहाँ पर जो वेपर्स मौजूद होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 400 से 450 के दरमियान है, उन्हें इन पाइप्स के जरिए यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ आके वो दोबारा लिक्विड बन के जमा हो जाते हैं। इस तरह यहाँ वाले यहाँ के जमा हो जाते हैं, ये वाले यहाँ के जमा हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम डिफरेंट हाइट्स पर मुख्तलिफ कंपाउंड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से अलग करते जा रहे हैं। ऐसे तमाम कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट 400 से लेकर 450 के दरमियान है, वो इस जगह पर अलग हो गए, ये पहली वाली कंटेनर में। जिनका 350 से 400 के दरमियान है, वो यहाँ जमा हो गए। जिनका 300 से 350 के दरमियान है, वो यहाँ जमा हो गए। इस तरह हमें मुख्तलिफ हाइट्स पर मुख्तलिफ कंपाउंड्स लिक्विड हालत में मिलते चले जाते हैं। आप कहें होल्ड ऑन, आप तो कह रहे थे कि हम पेट्रोलियम में से सारे कंपाउंड्स अलग करेंगे, लेकिन जो बात आप बता रहे हैं उससे तो ये तासुर मिल रहा है कि आप बड़े मिक्सचर में से छोटे छोटे मिक्सचर अलग कर रहे हैं। पेट्रोलियम में फर्ज कर लीजिए 100 कंपाउंड थे, तो आपने कहा कि वो सारे कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट 400 और 450 के बीच में है, वो 8-10 कंपाउंड है, वो सारे यहाँ फर्स्ट कंटेनर में जमा हो गए। इसका मतलब है फर्स्ट कंटेनर में प्योर कंपाउंड जमा नहीं हुए हैं, बल्कि स्टिल इज अ मिक्सचर ऑफ फ्यू कंपाउंड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से करीब करीब है। और इसी तरह कंटेनर 2 में वो कंपाउंड जमा हुए जो 350 से 400 का बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, और वो भी प्योर नहीं होगा, वो भी 5, 7, 8, 10 कंपाउंड होंगे। इसका मतलब है आपने 100 कंपाउंड के मिक्सचर से फर्ज कर लीजिए 10-10 कंपाउंड के 10 छोटे मिक्सचर्स हासिल कर लिए। उनका बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। कोई नहीं कह रहा आपसे कि हमने किसी प्योर कंपाउंड को इस प्रोसेस के जरिए अलग किया, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपसे कहा मतलब ही लोग हैं भाई, हमें यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है कि एक एक कंपाउंड अलग करके प्योर हालत में दिखाएं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लगा लें। नहीं, ये काम हो रहा है इंडस्ट्रियल बेसिस पे पैसे के लिए।
उनको किसी ने समझा दिया कि ये पेट्रोलियम ब्लैक गोल्ड है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये बहुत पैसा देगी आपको, लेकिन जब तक इसकी सफाई नहीं होगी ये किसी काम का नहीं है। तो हम कब तक करेंगे सफाई? हम उस वक्त तक सफाई करेंगे जब तक हमें ये ना यकीन आ जाए कि हम मज़ीद सफाई करने से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमने क्या नोटिस करना है, फिर वही बात जो मैंने पीछे कही, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दिस पेट्रोलियम वेपर्स में कन्वर्ट किया एंड इट्स सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में पेट्रोलियम के बड़े मिक्सचर में से 10-12 छोटे छोटे मिक्सचर्स मिल जाते हैं, स्टिल दे आर मिक्सचर, लेकिन बस फर्क ये हो गया कि पहले फर्ज कर लीजिए 150-200 कंपाउंड्स का मिक्सचर था, अब 10-10, 20-20 कंपाउंड के हमें बहुत सारे छोटे छोटे मिक्सचर मिल गए। अब क्या करना है, अब हम ये एनालाइज करेंगे कि ये जो 10-10, 15-15 कंपाउंड्स के हमें मिक्सचर्स मिले हैं ये क्या है। फर्ज कर लीजिए वो मिक्सचर बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत जबरदस्त इस्तेमाल में आ रहा है, उससे बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है, और अगर आपने ये लालच किया कि अब इन 15 कंपाउंड्स को और अलहदा कर दें, कोई खास फायदा नहीं होगा, तो हम पागल हैं, हम खर्चा करेंगे, हम उसी मिक्सचर को यूज करेंगे। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, one of the mixture obtained from petroleum is called petrol. Petrol is not a pure compound. Petrol is a mixture obtained from petroleum. Petroleum का बच्चा मिक्सचर है वो, पेट्रोलियम अब्बा मिक्सचर है, वो बच्चा मिक्सचर है, उसमें चंद कंपाउंड होते हैं जो आपस में मिक्सचर की सूरत में, और हमें अंदाजा हो गया कि अगर आप इस मिक्सचर से और कंपाउंड अलग करते हैं तो खर्चा ही होगा और अब मजीद कोई फायदा नहीं होने वाला। ये मिक्सचर जिसको आप पेट्रोल कहते हैं बेहतरीन फ्यूल है, इसलिए एज इट इज इस्तेमाल कर लो। हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में हमें पता चलेगा कि अगर आपने इसे और सेपरेट किया तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा, तो वहाँ मजीद सेपरेशन भी करेंगे, वहाँ मजीद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे ताकि एक एक कंपाउंड अलग हो सके। तो खैर इतनी डिटेल में हमारा फोकस असल में ये है कि आइडिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किन किन नॉन लिविंग नेचुरल सोर्सेज से हासिल किए गए और क्यों इस ऑर्गेनिक ने इतनी रैपिड तरक्की की कि ये जो खास तौर पे नॉन लिविंग नेचुरल सोर्सेज थे इनके इस्तेमाल इतने ज़बरदस्त निकले कि इसने दुनिया की काया पलट दी। तो ये इस वजह से इस पर बहुत तवज्जो दी गई। तो पिछले से पिछली सेंचुरी जो कि 19वीं सेंचुरी कहलाती थी, उसका रेवोल्यूशन ही ये फ्यूल आया था। 19वीं सेंचुरी में इंसान की जो ट्रैवलिंग थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही थी कि घोड़ों पे बैठ जाएं, स्टीम इंजन एक हमने शुरू में बना लिया था। तो उसके बाद जब ये ऑटोमोबाइल्स आए जिसमें हमने ये फ्यूल यूज़ किया है, तो देख लीजिए आज कहाँ खड़े हैं। अभी तक हमारी गाड़ियाँ इसी पे चलती है ना भाई, अभी तक सोलर और ये सब तो इतना कॉमन नहीं हुआ है। तो ये वो पर्टिकुलर फील्ड थी कि ऑर्गेनिक इसलिए कैचिंग हो गई थोड़ी कि इससे इंतहाई अहम टाइप के सब्सटेंसेस मिले जिनका नाम है फ्यूल। तो अब हमें सिर्फ एक छोटा सा डाटा आपसे शेयर करना है कि जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम की, ये डायग्राम और ये सब नहीं, बल्कि एक डाटा आपसे शेयर करना है कि जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम की, तो कौन कौन सी छोटी छोटी फ्रैक्शंस हमें मिलती हैं। वो फ्रैक्शंस भी मिक्सचर होती हैं और उन मिक्सचर्स का क्या नाम है और वो किस काम आती हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मेजॉरिटी केसेस में पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो छोटे छोटे हमें मिक्सचर मिलते हैं वही हमारे लिए इनफ होते हैं और वो बड़े काम आते हैं, और हम उनकी फर्दर सेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं समझते। तो एक पूरी लिस्ट आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से छोटे मिक्सचर्स हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से हासिल होते हैं, किस टेम्परेचर पर हासिल होते हैं और उनका इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल है। ये एक टेबल आपसे शेयर करेंगे। ये टेबल बहुत पहले एक दफ़ा पूछा गया था, तो लेकिन इसमें जो डाटा आपसे शेयर होगा वो डाटा MCQs में बहुत पूछा जाता है। तो ये वो चीज़ होगी जो जिससे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो ये स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और इसके बाद इंशाल्लाह आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच।